गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल नेट JRF विथ रामपुरी में। मेरा नाम रामपुरी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड थिएटर से। दिसंबर 2020 जून 2021 और दिसंबर 2021 जून 2022 का जो मर्ज एग्जाम हुआ उसमें मैं नेट क्वालिफाइड रहा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6265850405। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है फर्स्ट पेपर UGC नेट का, उसके विषय पर। मैं इससे पहले टीचिंग मॉडल्स जो हैं उनके ऊपर पहला वीडियो बना चुका हूं। अगर आप अभी फरवरी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है UGC नेट का, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन आए रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है उसको बेस रखते हुए मैं अपना मटेरियल तैयार करता हूं और टू द पॉइंट अपनी बातों को रखता हूं। तो आज मैं बात करूंगा दो टॉपिक पे टीचिंग एप्टीट्यूड के। बात मुख्य रूप से मेथड ऑफ टीचिंग पे होगी कि क्या क्या मेथड होते हैं टीचिंग कराते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके ऊपर। तो पहले जान लेते हैं टीचिंग के कुछ कॉमन टर्म्स हैं। टीचिंग को हम किस तरीके से देखते हैं और वो कैसे डिफरेंस है दूसरे से, उसमें जो अंतर है उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टीचिंग और जो लर्निंग है, टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से कैसे अलग हैं उसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षण क्या है? जो टीचिंग है उसमें योजनाबद्ध तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों को। टीचिंग क्या है? योजनाबद्ध तरीका जो रहता है ज्ञान देने का, उसे हम लोग टीचिंग कहते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से जब टीचिंग दिया जाता है तो बच्चे के सार्वभौमिक विकास को मद्देनजर रखते हुए शिक्षण की क्रिया संपादित होती है। तो टीचिंग का टर्म बहुत बड़ा है, जबकि यहाँ पे वर्सेस क्या है? लर्निंग क्या है? ज्ञान में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है। तो कुछ भी हम जो भी सीखते हैं सुबह से उठ के, जो भी हमें समझ में आता है, जो हमारे लिए उपयोगी रहता है और जिसे हम लोग ग्रहण कर लेते हैं ज्ञान के रूप में कि यही सत्य है और उसे एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो ज्ञान है, ज्ञान के मैं फिलोसफी पे बता चुका हूँ, ज्ञान के अलग अलग रूप हैं जिसे आप ग्रहण करते हैं सुबह उठने से पहले, उठने के बाद और रात्रि को सोने के बाद। आप ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं। जब से आपका जन्म होता है तब से आप ज्ञान को अर्जित करते रहते हैं। तो ज्ञान क्या है? कहीं भी कभी भी सीखा जा सकता है, लेकिन टीचिंग का एक प्रोसेस है, एक योजना है। योजनाबद्ध तरीके से हम लोग टीचिंग को जानते हैं। लर्निंग क्या होती है? स्वतंत्र होती है। जबकि टीचिंग क्या है? एक जैसे हमारा स्कूल हो गया, उसकी एक टाइमिंग है, टाइम टेबल है, उसके अनुसार शिक्षण होता है। जब टीचर होगा, स्टूडेंट होगा और कंटेंट मटेरियल होगा तभी टीचिंग संभव है। जबकि लर्निंग कभी भी लाइफ टाइम होते रहती है। फिर है शिक्षण स्वतंत्र नहीं होता, ये बात अभी बता चुका मैं। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, शिक्षण से छात्र में क्रिटिकल सोच, विचार करने की क्षमता का विकास होता है। जब आप टीचिंग करेंगे तो बहुत सारे पहलुओं पर आपका जो विकास है, लर्निंग का जो विकास है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। क्रिटिकल सोचने की बात करते हैं और उसका विकास अच्छे ढंग से होता है। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड को जानना चाहिए। और शिक्षण जो होती है, अगर अच्छा शिक्षण है तो सक्रिय रिजल्ट देगा और बच्चे के हाव भाव, अनुशासन और उसके विचारों में भी वो परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो ये रहा टीचिंग वर्सेस लर्निंग के बीच में कुछ कॉमन अंतर। फिर है यहाँ पे टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग
टीचिंग से कैसे अलग है। टीचिंग क्या है, अभी हमने बात किया है कि योजनाबद्ध तरीका है और इसमें छात्र का सार्वभौमिक विकास होता है, क्रिटिकल सोच उसमें उत्पन्न होती है। जो भी विद्यार्थी शिक्षण के थ्रू ज्ञान प्राप्त करेगा उसका टर्म बहुत बड़ा है। ठीक, यहाँ पे ट्रेनिंग का क्या टर्म है वो जान लेते हैं। तो शिक्षक का टर्म जो है वो बहुत बड़ा है, बोध कराता है, सक्रिय सोच में वृद्धि करता है टीचिंग, जबकि ट्रेनिंग जो है वो कौशल के विकास में दिशा दिखाता है। मान लीजिए ट्रेनिंग, अगर हम कोई कार्य सीख रहे हैं तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हम अभ्यास करेंगे और हम अभ्यास करते रहेंगे तो वो चीज़ें हमें हासिल हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई क्रिया हमें नहीं आती, हमें कौशल प्राप्त करना है तो हमें अभ्यास करते रहना पड़ता है, और अभ्यास जब हमारा लगातार हो जाता है तब हम उस कौशल पर अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति उस तरीके का कार्य करवाना चाहेगा तो हम तुरंत उससे कर लेते हैं। जैसे हम बाइक चलाना ही शुरुआत में सीखते हैं तो शुरुआत में वो क्या होती रहती है, हमारी ट्रेनिंग है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी। या किसी कौशल को, मान लीजिए खाना बनाने की कौशल को आप सीख रहे हैं तो उसके लिए जो ट्रेनर रहेगा, या फिर योगा ट्रेनर होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, तो ये क्या है, उनका टर्म जो है वो बस कौशल सिखाने तक का रहता है, इसीलिए टीचिंग से वो अलग है। मैं इन चीज़ों को इसलिए लेकर आया हूँ दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलते हैं, और क्वेश्चनों में मिलने वाले सवाल को हमें जरूर जानना चाहिए। जानेंगे तभी आने वाले अगर एग्जाम में बैठेंगे तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग से कैसे अंतर हुआ मैं यहाँ पे बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे टीचिंग वर्सेस क्या है, इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर क्या होगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपके ज्ञान में वृद्धि करे, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए जिम का जो इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर होता है, तो इंस्ट्रक्टर भी होता है और ट्रेनर भी होता है, तो आपको योगा इंस्ट्रक्टर भी मिल जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर मतलब जो स्टेप बाय स्टेप कि हाँ तुमने ये कर लिया है, अब तुम्हें ये करना है। आज तुम लेग्स मारे हो तो कल तुम्हें चेस्ट की तैयारी करनी है, 2 दिन के बाद इतना टाइम सोना है, इतने टाइम खाना है, इतने टाइम तुम्हें उठना है, इतने टाइम जिम आना है। तो वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ट्रेनिंग वहां पे होती कौशल जहां पे सिखाई जा रही है, जबकि इंस्ट्रक्टर वहां से अलग हो जाता है। तो इंस्ट्रक्टर का उदाहरण आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। इंस्ट्रक्टर मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रो करना। तो एक लर्नर के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो रहता है वह हमें स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देता है, और उस नॉलेज को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर हम उसके ज्ञाता हो जाते हैं। ठीक, फिर टीचिंग बुद्धि चलवाता है और सक्रिय परिवर्तन लाता है। यहाँ पे टीचिंग फिर अलग हो जा रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो टीचिंग का टर्म बड़ा है, बुद्धि चलवाएगा, सक्रिय परिवर्तन लाएगा, उसका एक बड़ा ही टर्म है, एक बड़ा प्रोसेस है। ठीक, फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टीचिंग वर्सेस काउंसलिंग। तो काउंसलर जो है, काउंसलिंग और टीचिंग एक दूसरे से कैसे अंतर होते हैं। जैसे काउंसलिंग का क्या अर्थ है, काउंसलिंग से तात्पर्य है समस्या को सुनने वाला। जो काउंसलर रहता है वो समस्या को सुनता है। मान लीजिए हमें एज ए एक्टर ट्रेनिंग लेनी है, तो किस तरीके की ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसकी सारी जानकारियां अगर जो अनुभवी काउंसलर होंगे वो हमें गाइड करेंगे। तो वो गाइड करने वाले जो व्यक्ति है वो काउंसलर, उसी को हम लोग काउंसलिंग के रूप में जानते हैं, जो कि सही गलत को बताता है कि ये तुम्हारे लिए सही रहेगा, ये तुम्हारे लिए गलत है, तुम इस रास्ते पे जाओ, इस दिशा पे जाओ, तुम्हारा विकास होगा। तो ये जो समस्या को सुनने वाला और दिशा दिखाने वाला और समस्या का समाधान करने वाला जो व्यक्ति रहता है उसे हम लोग काउंसलिंग के रूप में जानते हैं, जबकि शिक्षण इससे अलग है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग भी आएगा, इंस्ट्रक्टर का भी काम टीचर करेगा, काउंसलिंग का भी काम टीचर करता है, तो सब कुछ एक टीचर के गुण में पाए जाते हैं। तो इस चीजों को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। क्या है, टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग हम लोग हेयर कंडीशन करते हैं तो अपने हिसाब से कर लेना। कंडीशनिंग का अर्थ है अपने हिसाब से कर लेना। किसी के व्यवहार में
या किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाह्य बल का प्रयोग कर सकते हैं, रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, या फिर कोई पुरस्कार दे सकते हैं जिससे वो अधिक कार्य करे। जैसे हम बच्चों को भी यही चीजें इस्तेमाल करते हैं, जब बच्चा बदमाश रहता है तो उसे छड़ियों से मारकर, पनिशमेंट देकर उस चीज को रटवाते हैं, उस चीज को, ज्ञान को हम लोग उसके अंदर डालते हैं। या फिर हम, अगर वो लड़का अच्छा कर रहे हैं तो और उसे प्रोत्साहित करते हैं, या फिर बुरा लड़का को भी पुरस्कार दे देने के बाद उसमें सोचने और समझने की जो शक्ति रहती है और उसका जो व्यवहार रहता है वो बदल जाता है। तो व्यवहार में हम लोग जब अपने हिसाब से परिवर्तन ला देते हैं तो वहाँ पे कंडीशनिंग का जो कंडीशनिंग जो है वो हो जाता है। जैसे हम लोग हेयर को ही अपने हिसाब से कंडीशन कर लेते हैं, तो वो जो कंडीशनिंग करने की विधि है वो कंडीशनिंग के अंतर्गत आएगा। और टीचिंग जो है उसका टर्म बड़ा है, सक्रिय सोच को विकसित करता है, बोध कराता है, बहुत सारी क्रियाओं को सिखाता है और सार्वभौमिक हमें ज्ञान प्रदान कराता है। तो यहाँ पे भी टीचिंग और कंडीशनिंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अगर समझ में ना आया तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा मेरी कमियों को, जिससे मैं सुधार कर पाऊंगा। अभी नया नया मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए जिससे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे और लोगों को अधिक से अधिक मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ प्राप्त हो। और यूजीसी नेट के तहत नेट जेआरएफ करने वाले दोस्तों को भी अगर मेरा नोट से अच्छा प्रॉफिटेबल प्रॉफिट मिलता है या नेट जेआरएफ हासिल कर लेता है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मेरा बनाने का उद्देश्य वही है कि मेरे अधिक से अधिक भाई दोस्त और बड़े भैया जितने हैं वो सब अगर नेट की तैयारियां कर रहे हैं तो मैं उनके लिए एक कह सकते हैं सकारात्मक सोच के साथ ये नोट बनाता हूं। और उनको अगर वीडियो पसंद आता है तो वो लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मुझे भी खुशी हो। तो आइए हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मेरा जो पॉइंट था टीचिंग वर्सेस, हमने कंडीशनिंग पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं टीचिंग वर्सेस इंडोक्ट्रिनेशन। तो इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, सेट ऑफ माइंड। बचपन से हम लोग किसी धर्म पे अगर धर्म में पैदा होते हैं, मान लीजिए हम हिंदू धर्म के हैं, तो हम लोगों के घर की जो संस्कृतियां रहती हैं, रहन सहन रहता है, आसपास का जो वातावरण रहता है, वो हमें बिना कुछ कहे बचपन से अगर हम उस क्षेत्र उसी में हैं तो हमारे अंदर वो बिलीव अपने आप आ जाता है और उसका हम लोग विरोध नहीं कर सकते और वो हमें अच्छा लगने लगता है। तो वो जो सेट ऑफ माइंड है हमारा, वो सेट ऑफ बिलीव जो है, सेट ऑफ माइंड है, वो बचपन से ही हमें हमारे अंदर आ जाता है और आ जाने के बाद वो निकलता भी नहीं है, लाइफ टाइम वो चीज़ें रहती हैं। तो उसमें जो परिवर्तन है तो वो चीज़ें इंडोक्ट्रिनेशन के अंतर्गत आता है। इंडोक्ट्रिनेशन में यही चीज़ें होती हैं जिसका विरोध का कोई कारण नहीं होता, बचपन से हमारे अंदर बिना किसी कारण के डाल दिया जाता है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य समुदाय एक ही है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो वो जो धर्म की जो विधियाँ हैं वो हमारे अंदर भी ग्रो करने लगती हैं। हमारा शहर ही अच्छा लगेगा, बाहर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का शहर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें कब आती है, जबकि वो भी वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो अच्छा है। तो ये जो बिलीव ऑफ माइंड और वहाँ का वातावरण का जो हमारे अंदर अनुकूलता आती है, उस पर हम लोग इंडोक्ट्रिनेशन की विधि से उस ज्ञान को अचीव कर लिए रहते हैं, जिसके चलते ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। नज़रिया दुनिया के प्रति बदल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे पुनर्जन्म को लेकर है, तो पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते। पुनर्जन्म को लेकर मत भी है बहुत सारे। तो पुनर्जन्म, आज आदमी यहाँ है, फिर मरने के बाद पुनः आ जाने के बाद अपनी घटनाओं को बताता है, पुनर्जन्म की बातें कहता है कि मैं ऐसे था, ये था। तो ये चीज़ें भी हमारा इंडोक्ट्रिनेशन से अलग हो जाता है। तो आज जैसे कोई काम करना है, दोहा कबीर जी के हैं, आज करे सो अब कर, ये चीज़ें हमारे साथ है इंडोक्ट्रिनेशन कि आज ही करना है तो अभी करना है। जबकि मनुष्य का अगर उस तरीके का हाव भाव नहीं है,
वो व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो वो उस पर विचार करके भी कार्य को कर सकता है। लेकिन इस चीज़ का हमें पहले से ज्ञान दिया गया है, एक रूल बना दिया गया है, एक दायरा है जिस पे हम लोग अपना सोच रख सकते हैं। तो ये भी इंडोक्ट्रिनेशन के अंतर्गत आता है, जबकि टीचिंग यहाँ से अलग है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आया होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे मेरा टेक्स्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा जो नंबर बताया हूँ मैं ऊपर, और मैं उस पर सुधार करूँगा। कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो ये था कुछ कॉमन टर्म जिससे टीचिंग अलग होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग। तो मैं वही चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँगा मेथड ऑफ टीचिंग को, ठीक। कुछ कॉमन टर्म ही है यहाँ पे। दो टीचिंग ऑफ मेथड में, मेथड ऑफ टीचिंग जो है उसमें दो चीज़ें आती हैं सबसे बड़ा। एक टीचर सेंटर्ड आता है, एक स्टूडेंट सेंटर आता है। तो स्टूडेंट सेंटर जो है छात्र केंद्रित जो शिक्षण पद्धति है, और एक है टीचर सेंटर्ड। तो जो शिक्षक केंद्रित पद्धति है वो दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको क्रियाविधि के अंतर्गत 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे बड़े समूह की शिक्षण विधि, ठीक, छोटे समूह की शिक्षण विधि, और निजीकृत। तो निजीकृत से तात्पर्य जो उसके स्वयं के विकास के लिए हो, या छात्र केंद्रित ही है वो एक तरीके से। यहाँ पे लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल। तो यहाँ पे बस कॉमन टर्म को लेकर आया हूँ, बाकी इससे उस तरीके के अंदर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पे टीचर सेंटर में हमारा सबसे प्राचीन परंपरा जो है लेक्चर मेथड, जो कि आज भी चल ही रहा है, लोगों के बीच व्याप्त है। लेक्चर होता है, उसमें क्या होगा, व्याख्यान दिया जाएगा। व्याख्यान देने के बाद उसके सिद्धांतों को बस बता दिया जाता है, तथ्यों को बता दिया जाता है, और बच्चा उस पर निष्क्रिय रहता है। वहाँ पे इस विधि में बच्चा जो लर्नर रहता है वो निष्क्रिय रहता है। बस वहाँ पे छात्र बैठे रहेंगे, शिक्षक की बातों को सुनेंगे, और सुनने के बाद वहाँ पे जो रिस्पांस रहता है बच्चों का वो नील रहता है, क्योंकि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। टीचर आते हैं, समझाते नहीं हैं, बस अपने व्याख्यान को बताते रहते हैं कि इस तरीके से होता है, ये होता है। और यहाँ पे ज्ञान जो छात्र को प्राप्त होता है वो कुछ ही % प्राप्त हो पाता है। तो ये विधि जो है बहुत ही पुराना है, और आज की परंपरा में भी ये विधि चल रही है। तो ये इसको हम लोग कैसे स्टूडेंट सेंटर कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन आंसर हो, क्वेश्चन आंसर पूछा जाए। ये व्याख्यान देने के बाद इतना व्याख्यान दिए, 2-3 लाइन, इसके बाद उसका मतलब लोगों से पूछा जाए, वहाँ के बैठे लोग जो बच्चे हैं उनसे उनका डिस्कस किया जाए, तब जाके यह विधि सफल हो पाएगा। तो ये रहा। फिर है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हम कोई मॉडल, मान लीजिए मानचित्र है या सौरमंडल का कुछ मॉडल बनाया हुआ है, ज्ञान वहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर जो रहता है वो उस चीज़ को पढ़ाता है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह लघु रूप से छात्र केंद्रित है, लेकिन फिर भी वह उतना ज़्यादा उसमें घुस नहीं सकता, छात्र उस बात को नहीं जान सकता, बस टीचर ही बोलते रहता है। फिर है टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग में बहुत सारे टीचर स्टूडेंट को अपने अपने विषय का जानकारी देते रहते हैं, जबकि बच्चे वहाँ पे बस बैठ के सुनते रहते हैं, बोरियत रहती है। तो यहाँ पे टीचिंग सेंटर जितने भी मेथड हैं वो निष्क्रियता दर्शाते हैं छात्र को लेकर। फिर है टीवी एंड रेडियो। टीवी पे कुछ आ रहा है, रेडियो पे आप कुछ सुन रहे हैं, तो उससे भी ज्ञान का विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। फिर है रिव्यू स्ट्रेटजी। तो अगर कोई चीज़ हम लोग किए हैं, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण, इसका पुनरावलोकन अगर हम करते हैं तो इससे शिक्षक को क्या होता है, कक्षा की प्रगति का पता चलता है, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम हुआ है,
तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट सेंटर आ जाता है। यहाँ पर फिर है क्वेश्चन आंसर, जो विधि में बताया वो लेक्चर मेथड में अगर इस तरीके का करें तो ये चीज़ें आएंगी। तो टीचर सेंटर में क्या है, लेक्चर मेथड है, लेक्चर एंड डेमोस्ट्रेशन है, टीम टीचिंग आता है, टीवी एंड रेडियो आता है, रिव्यू स्ट्रेटजी आता है, एंड आंसर क्वेश्चन वाली विधि आती है। तो आप लोग बस नाम याद रखिएगा, उसके अंदर की जो क्रिया विधि होती है उससे हम लोग रूबरू होते ही हैं, हम लोग खुद विद्यार्थी हैं तो हमें पता है कि क्या होता है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। फिर है थोड़ा सा मिक्स्ड सेंटर, जिसमें स्टूडेंट सेंटर भी कह सकते हैं और लर्नर सेंटर भी कहते हैं, दोनों की भागीदारी समान रहती है। तो उसमें ग्रुप डिस्कस, जिसमें ग्रुप बना रहता है और उसमें डिस्कशन होते रहता है, और छात्र की संख्या ज़्यादा रहती है और छात्र उसमें भागीदारी लेते हैं, टीचर उनको गाइड करते रहते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन विधि जो रहती है वो भी सफल रहता है। इसमें बच्चे अपना खुद डिस्कशन करते हैं, जिससे कि विकास की संभावना ज़्यादा रहती है, वो ज्ञान को अचीव कर पाते हैं। फिर है सेमिनार संगोष्ठी, जिसे हम लोग कहते हैं, जो विधि जो है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 6 महीने के बाद सेमेस्टर और सत्रांत का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चे स्वयं सारी चीज़ें ढूंढते हैं, उस विषय के बारे में अपना नोट्स बनाते हैं, तो उनका ज्ञान विकसित होता है। तो वो स्टूडेंट सेंटर भी रहता है और वहाँ पे उस विषय को समझाने के लिए टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर है पैनल डिस्कस। पैनल डिस्कस में 8-9 विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिसमें किसी विषय को लेकर बात कर रहे हैं, मान लीजिए जलवायु परिवर्तन को लेकर एक टॉपिक है, तो जो जानने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे पैनल में, मान लीजिए बहुत सारे छात्र हैं, उसमें से 8-9 बच्चे को ही जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छा से जानकारी पता है, तो वो लोग अपने अपने एक एक पॉइंट को बताएंगे और उस पैनल में वो चीज़ें वहाँ पे जितने भी विद्यार्थी रहेंगे उसे सुनेंगे। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थी निष्क्रिय भी रह जाते हैं और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर जो विद्यार्थी रहते हैं 8-9 विद्यार्थी, वो अपना ज्ञान का प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या अर्थ है, इसे हम लोग जान लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है एक प्रकार की क्रिया विधि है, जिसे हम लोग, यह किसी की समस्या को पहचान करता है, ठीक, या लघु समूह बनाए जाते हैं जिसमें छोटे छोटे, और उनका मंथन किया जाता है किसी मुख्य पहचान, सहजता से किसी समस्या को जानते हैं और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के अंदर वो गुण डाला जाता है, समस्या की पहचान करने का उनके मस्तिष्क में ज्ञान डाला जाता है। तो इसमें टीचर की भी भागीदारी रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट मेथड, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे है तो वहाँ पर टीचर स्टूडेंट दोनों की भागीदारी रहेगी। फिर ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गंभीर जांच, मूल्यांकन, तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे के बातों को सुनने के लिए हम लोग बाध्य करते हैं, तो यहाँ पे अवसर प्रदान करते हैं। और अवसर प्रदान अगर कोई टीचर कर रहा है स्टूडेंट को, वहाँ पे वो ज्ञान विस्तृत होगा ही, बच्चों के बीच में उनके उस विषय को सोचने समझने की क्षमता में विकास देखा जाएगा। तो इस तरीके से केस स्टडी को हम लोग जान सकते हैं। फिर है रोल प्लेइंग। मान लीजिए जैसे एलएलबी के जो छात्र रहते हैं, जो कोर्ट का मुद्दा, मान लीजिए वो वहाँ पे नाटक का ही प्रदर्शन करते हैं, नाटकीय रूप से एक वकील बना रहते हैं, जो वकील की वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, वकील रहते हैं दो जो वकालत की पढ़ाई करते रहते हैं, एक जज रहते हैं टीचर के रूप में, और अपने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए जिस तरीके का होता है कोर्ट में, उसे प्ले कर लेते हैं। तो बच्चों की जो सोचने समझने की जो क्षमता रहती है उसमें विकास देखने को मिलता है। या फिर किसी ज्ञान को देना रहता है, किसी के प्ले को, मान लीजिए कोई महापुरुष है, उसके ज्ञान को अगर देना है तो वहाँ पे भी रोल प्लेइंग का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में रोल प्लेइंग का हम लोग प्रयोग करके ज्ञान को और आसान करते हैं, जिसमें बच्चों की भागीदारी रहती है, जो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। फिर डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन का अर्थ है, डेमोस्ट्रेशन जो होता है उसका अर्थ है प्रदर्शन विधि। डेमोस्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना। तो किसी सामग्रियों को, विधि वस्तुओं को समझने में प्रभावशालीता दिखाती है। अगर हम कोई चीज़ ले आते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, तो वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन भी शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित विधि के रूप में जाना जाएगा। फिर है लर्नर, जिसमें केवल छात्र का विकास देखा जाता है। इस विधि में असाइनमेंट, अगर हम असाइनमेंट दे देते हैं तो वो छात्र उस पर गहन चिंतन मनन करेगा और उसे बनाकर स्वयं से आएगा, तो उसमें विकास देखने को मिलेगा। फिर
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होता है मान लीजिए उसमें वह अपने अनुसार, मान लीजिए कि हम लोग टीचर हैं और हम एक प्रोग्राम करते हैं कि ये इस चीज़ को लेकर हमें बात करनी है, तो आप क्या करेंगे, क्रमादेशित निर्देश दे दिए कि आप सेल्फ स्पेस तार्किक और लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करते हुए आप इसे इस समस्या को सॉल्व करिए, और उसे हम लोग बता देंगे कि ये हम लोग का है, इस आदेश के अनुसार तुम ये करो। गाइड करना कह सकते हैं, पीएचडी के जो स्कॉलर रहते हैं उसमें जो गाइडनेस वाली चीज़ें देखी जाती हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। बच्चों को आज आपने ये कार्य दिया, ठीक है, माली पर्यावरण पे जो जलवायु समस्या जो आजकल देखी जा रही है कि मौसम के उधर ही ये चीज़ें दिखाई देती है कि बच्चे वहाँ पे भागीदारी लेकर उस ज्ञान को प्राप्त करें। फिर हमने दूसरे दिन दे दिया कि जलवायु प्रदर्शन के ऊपर आप लोग बात कर लीजिए। फिर हमने तीसरे दिन दे दिया वायु प्रदूषण के ऊपर आप लोग जानकारी ले आइए। तो एक क्रम दे रहा है हम लोग कि धीरे धीरे पर्यावरण को हम लोग इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये ज्ञान जो होगा वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड। ठीक है, यहाँ पे है कंप्यूटर असिस्टेड। तो कंप्यूटर असिस्टेड से क्या तात्पर्य है, कर्मादेशित जो निर्देश के जो है वो कंप्यूटर बेस पे ही रहते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दे दिया हमने, कंप्यूटर पे बच्चे को उस चीज़ को बताना रहेगा, प्रेजेंटेशन करना रहेगा, तो वो कंप्यूटर बेस्ड असाइनमेंट को लेकर बात कर लेगा। फिर है इंटरेक्टिव, कोई वीडियो ऐसा है जिसमें उस वीडियो से हमें ज्ञान लेना है और बच्चों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करना है। तो पारी पारी से अगर कोई वीडियो दिखा दिए हैं और उसके ऊपर बोलने के लिए जो हम लोग विधि इस्तेमाल कर देंगे तो वहाँ पे इंटरेक्टिव वीडियो की विधि अप्लाई हो जाएगी, तो ये लर्नर सेंटर हो जाएगा। फिर है ओपन लर्निंग, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर सोचने के लिए खुला विचार दे दिया गया है और वो उस पर अपना गहन चिंतन मंथन करके और दूसरे दिन कक्षा में पारी पारी से हर लोगों से उस विषय के बारे में जानकारी अगर हम ज्ञान करेंगे तो वो कुछ ना कुछ सीख कर आएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, तो वहाँ पे ओपन लर्निंग की विधि अप्लाई होती है। फिर सिमुलेशन, मान लीजिए हम लोग कार सीखने गए हैं, सिमुलेशन का मुख्य अर्थ होता है हमारा सतत अनुकरण, हिंदी में कहते हैं इसे सतत अनुकरण कहते हैं। सिमुलेशन, मान लीजिए कि हमें कार सीखना है तो या हवाई जहाज सीखना है तो वहाँ पे पहले डेमोस्ट्रेशन, एक मॉडल बनाया जाता है जिस पे हमें बैठना रहता है और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है, ट्रेनर रहता है जो हमें इन चीज़ों को बताता है कि ऐसे गियर चेंज करना है, ऐसे उड़ान भरनी है, ऐसे ये करना है, ऐसे कुछ हो जाता है तब क्या करें। तो वो सारी चीज़ें अगर वो दे रहा है तो वो सिमुलेशन के अंतर्गत आएगा। सतत अनुकरण, अनुकरण से तात्पर्य है कि जो छात्र है उस ज्ञान को ग्रहण कर ले रहा है, अचीव कर ले रहा है अभ्यास से। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड, तो समस्या उत्पन्न कर करके उसका समस्या का निदान करना। सिमुलेशन हिस्टोरिस्टिक मेथड जो है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसमें ये चीज़ें होती हैं कि समस्या आती है, पहचानता भी छात्र है और इसे सॉल्व भी वही करेगा। ठीक, फिर है डिस्कवरी मेथड, तो डिस्कवरी मेथड से क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कुछ ऐतिहासिक अन्वेषण विधि हो गया या फिर मिलती जुलती कोई ऐसी समस्या जिसमें आप सामाजिक विषयों तथ्यों पे ज्ञान के लिए अगर हमें बात करना है तो वहाँ पे डिस्कवरी किया जाएगा कि इस समाज में किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या सांस्कृतिक परंपरा है, क्या खाते पीते हैं, क्या जानकारी है। तो उसी के लिए अगर हम बच्चों को भेज देते हैं तो वहाँ पे वो ज्ञान सीधा डायरेक्ट अचीव कर सकता है। पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा बेहतर वो होगा कि हम लोग बच्चों को उसमें इंगेस्ट करें और ज्ञान को विकसित कराएं। तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड और मिक्स्ड सेंटर जो रहते हैं उसमें छात्र और टीचर दोनों सम्मिलित रहते हैं। लर्नर सेंटर में बस लर्नर ही अपनी प्रतिभागिता दर्शाता है जिसमें उसके ज्ञान को, तो हम लोग जो भी टीचिंग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए। तो एक अच्छा टीचर इन विधियों को अगर जाना हुआ है तो अपने पढ़ाई में, अपने पढ़ाने के तरीके में निखार ला सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर आऊँगा क्योंकि 15 दिन ही बस यूजीसी नेट को लेकर बचा हुआ है। तो बहुत बहुत थैंक यू।